मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। मित्रों, संभव है तो वीडियो को चालू कर लें और अपने आप को म्यूट भी कर लें। दोस्तों, आज की क्या रही खुशखबरी? कहीं से किसी खास मित्रों की कोई खास न्यूज? जी, किसी मित्रों के द्वारा कुछ खुशखबरी लाई गई है आज के लिए? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, क्या खुशखबरी लाए हैं आज? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, खुशखबरी सुनाया जाए। चेक लेना था सर, एक से अंकल बुलाया है। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। रंजीत जी, क्या तबीयत कैसी है आपकी? बस डॉक्टर के पास एक घंटा टाइम लगेगा, मैं सोचा मीटिंग ज्वाइन कर। डॉक्टर के पास गए थे? अभी वहीं हूँ सर। डॉक्टर के पास ही है? अच्छा जी, अच्छा जी, अभी टाइम लगेगा, मैं सोचा एक घंटा टाइम है तो मैं बहुत बढ़िया। मीटिंग ज्वाइन अपॉर्चुनिटी का ही कर फायदा लूँ। आप उठा रहे हैं। आप निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब से उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी की और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में चर्चा करिएगा और उनको बताइएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी पार्ट अहम होती है उनके जीवन में। विजय शंकर जी, जी सर। क्या खुशखबरी है आज की? अरे सर, 2 पालिसियां हो गई थी सर। 2 पॉलिसी हुई थी आज? 2 पॉलिसी की हैं आज जी सर। बहुत बढ़िया। सज्जन जी, सर क्या खुशखबरी है आज की? सर खुशखबरी तो ज्यादा खास नहीं, बस कोई 1 या 2 महीने का कोटा पूरा हो गया वीडियो तो लगा मेरे को। ग्रेट। राजवीर जी, राजवीर जी, हाँ सर। आप अपने टारगेट के कहाँ तक पहुंच गए? कितने नजदीक पहुंच गए हैं? सर 25% अभी एकदम अप्रोच में है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं एक ओपिनियन चाहता था कि जैसे पहले 3 मीटिंग हुआ करती थी तो हम सिर्फ संडे को छुट्टी रखा करते थे, तो क्या यार इसमें इस कार्यक्रम में सैटरडे को भी छुट्टी रख सकते हैं क्या? हिंदी सर। जिससे कि पूरा फ्राइडे के शाम से लेके सैटरडे पूरा दिन पूरा रात, संडे पूरा दिन पूरा रात, मतलब ये पूरा मिल जाएगा हमारे बच्चों को, तो कहीं टेंशन फ्री होके जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो सैटरडे को भी ऑफ रखा जी जाए? सर। रख सकते हैं सर, रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या है, भाग के भी आना पड़ता है ना, कहीं हम जाते हैं तो भाग के हमें आना पड़ता है सर। जी जी। रंजीत जी, अपना ओपिनियन दीजिए। जी सर, कर सकते हैं। सैटरडे को ऑफ रख सकते हैं? हाँ हाँ, रख सकते हैं। सिर्फ विजय शंकर जी? जी सर, जी सर, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। मंडे टू फ्राइडे ठीक रहेगा, है ना? 5 दिन ठीक रहेगा? पर चलेगा। जी सर, जी बिल्कुल। जी सर, जी ठीक सर। है। मैं मानता हूँ काम की बात अगर 5 दिन भी हो जाए बहुत महत्वपूर्ण है, और बेकार की बातें 7 दिन और 24 घंटा भी होता है तो भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर। तो घोषणा ये रही आप जी सर। सबकी सम्मति से कि आगे कार्यक्रम 5 डे वीक रखेगा, और टाइम अभी हम लोग यही सेट करके चल रहे हैं 8:30 से 9:30 का समय। अगर ऊपर नीचे होता है किसी मित्रों को तो हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, जी सर, चलिए ये थैंक यू सर। दोस्तों, आज सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई आपका। आज का कार्यक्रम का टॉपिक है फॉर्म नंबर 340 बिल्कुल ही सामान्य फॉर्म है जो हमने कल जिक्र किया था फॉर्म नंबर 300 का, उसी का एक कॉपी समझ लेते हैं। बिल्कुल टू कॉपी है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। कोई अगर अंतर आपको नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है। मैं आपको दिखा देता हूं और आप सबके पास हो गए फॉर्म नंबर 340। दोस्तों वही फॉर्म है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत ही उत्कृष्ट लोगो और राइट साइड में लिखा हुआ फॉर्म नंबर 340 रिवीजन बाय 2021 प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस फॉर द लाइफ ऑफ अनोदर एडल्ट पर्सन। ये चेंज है। इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा कि जो एडल्ट पर्सन नहीं है, पहले वाला जो फॉर्म था 300 उसमें लिखा गया था कि प्रपोजल फॉर द लाइफ एश्योर्ड पर्सन। इसमें है, ये है प्रपोजल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ऑन द लाइफ ऑफ अनोदर एडल्ट पर्सन, जो एडल्ट नहीं है और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है। यानी कि कोई भी बच्चा या बच्ची 10 साल से बड़ा या बड़ी और 18 साल से छोटा या छोटी है तो उसके लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। 10 साल से बड़ा या बड़ी और 18 साल से छोटा या छोटी। दोस्तों यहां पे जो फोटोग्राफ मांग रहा है उसी व्यक्ति का मांगा जा रहा है, उसी बच्चे और बच्ची का मांगा जा रहा है जिसकी हम लोग पॉलिसी करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, अगर जब भी किसी बच्चे या बच्ची की पॉलिसी करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से 3 फॉर्म भरे जाएंगे। तीनों फॉर्म की मेन मानसिकता, मेन रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए। सबसे पहला फॉर्म 300 नंबर फॉर्म, 18 साल या उसके ऊपर की व्यक्तियों की पॉलिसी करेंगे, फॉर्म नंबर 300 भरा जाना कंपलसरी है। दूसरा, जब भी किसी बच्चा या बच्ची की पॉलिसी करेंगे उसके अगर बच्चा या बच्ची 10 साल से ऊपर है तो फॉर्म नंबर 340 भरना आवश्यक है। उसके साथ में 300 नंबर फॉर्म भी गार्जियन भरेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई भी बच्चा या बच्ची 10 साल से छोटा या छोटी या 0 साल से बड़ा या बड़ी है तो उस कंडीशन में फॉर्म नंबर 360 भरा जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोल के 360 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। या 340 नंबर फॉर्म लगता है या 360 नंबर फॉर्म लगता हो, 300 नंबर फॉर्म लगना अत्यंत आवश्यक है। इसको आप बिल्कुल थंब रूल समझ लीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार नहीं आए, अन्यथा हमें लगेगा कि आप लोग प्रोफेशनल लोग नहीं हैं और आप लोग व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं हमारा और अपना दोनों का। तो इस पॉइंट को गांठ बांध लेना है थंब रूल की तरह। दोस्तों आगे मैं चर्चा बढ़ाता हूं। उसी तरह से आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। सेक्शन 1, 2, 3, 4 का अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, उस तरह से करना जैसा कि हमने कल चर्चा किया था। सबसे ऊपर सीरियल में यहाँ पे नाम आता है टू बी फिल्ड इन द एजेंट, जिसमें DO CLIA कोड नंबर, मेंटर कोड एंड मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। CLIA का या DO का। एजेंट स्पेसिफाइड पर्सन, DEE सुपरवाइज एजेंट, नेम कोड इन मोबाइल नंबर, यानी कि आपका अपना कोड नंबर और आगे मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है। लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर लिखिए। लाइसेंस नंबर नहीं है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखिए। नहीं है, कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना ऊपर नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और कोड नंबर लिखिए। कोड नंबर डालते ही सारा डाटा सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक उठा लेता है। दोस्तों उसके आगे है फॉर ऑफिस यूज ओनली, लिखा ऑफिस का है लेकिन यूज आपको करना होता है। इसमें इनवर्ड नंबर, जो आप ऑफिस में जाते हैं केस को टाइप कराते हैं उससे पहले मैनुअल एक नंबर डाला जाता है रजिस्टर में डाल करके, उसको इनवर्ड नंबर बोला जाता है। और उस इनवर्ड नंबर से ही हमारा कंप्यूटर का सीरियल आज का डेट से शुरू होता है और उसमें डेट भी आगे लिखी जाएगी तो वहां पे डाला जाएगा। उसके नीचे प्रपोजल नंबर तब डाला जाता है जब केस स्क्रीनिंग होती है, उस समय प्रपोजल नंबर डालने का ऑप्शन होता है। डेट ऑफ अमाउंट जितने की BOC कटनी है, ग्रीन चैनल होना है उतना अमाउंट लिखा जाएगा। अगर BOC कटता है तो BOC नंबर और BOC का डेट, हो सकता है कि BOC पहले कट गई हो और
डेट उसका पहले का हो और आज के डेट में पॉलिसी टाइपिंग के लिए गया हो। तो यहाँ पे बीओसी का नंबर और बीओसी कटने का डेट लिखा जाएगा दोस्तों। डिटेल्स, आइए सेक्शन 1A को देखते हैं। सेक्शन 1A कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ द प्रपोजर इन लाइक टू बी एश्योर्ड टू बी एंसर्ड बाय द प्रपोजर। ये फॉर्म एक सेक्शन कह रहा है कि ये फॉर्म प्रपोजर के द्वारा अपने लाइफ एश्योर्ड के लिए भरा जाएगा और इस सभी का सवालों का जवाब प्रपोजर को देने की जिम्मेवारी बनती है। तो यहाँ जो भी कुछ आंसर लिखेंगे वो प्रपोजर के द्वारा लिखा जाएगा। सबसे पहले नाम, प्रपोजर का नाम, और उसके बाद में लाइफ टू बी एश्योर्ड, ध्यान रहे उसके साथ में बच्चा और बच्ची का नाम भी आएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, बच्चा या बच्ची का, ध्यान रहे। जेंडर मेल फीमेल, बच्चा और बच्ची का भी यहाँ राइट में रहेगा, मतलब दोनों का साथ साथ चलता रहेगा। मैरिज स्टेटस, अगर मैरिड है फादर तो मैरिड होगा तभी बच्चे हैं उसके, और अगर बच्चे नाबालिग है मैरिज नहीं है तो अनमैरिड लिखेंगे। डेट ऑफ स्पाउस फुल नेम, प्रपोजर है उनके स्पाउस का नाम, बच्चे की अगर शादी हो गई तो उसके स्पाउस का नाम, ध्यान रहे। बच्चे अगर शादी हो गई तो हमने फॉर्म में क्या बोला कि 10 से 18 साल का है, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं होती है, हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दोनों का लिखना है, प्रपोजर का भी और लाइफ एश्योर्ड पर्सन का भी, और एज लिखना है अप्रॉक्सीमेट। प्लेस ऑफ बर्थ दोनों का अलग अलग लिखा जाएगा दोस्तों, ये चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। नेचर ऑफ एज, नेचर ऑफ नेशनलिटी, सिटीजनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोजर ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों का अलग अलग हो सकता है, इसलिए जो भी है वो लिखना है। परमानेंट एड्रेस, दोनों मेंबर का अलग अलग परमानेंट एड्रेस हो सकता है। रेजिडेंशियल, ऐसा हो सकता है कि फादर इंडियन रेजिडेंट हो और बेटा या बेटी जो हो एनआरआई रेजिडेंस को प्राप्त कर चुका या कर चुकी हो। उस केसेस में इस बात को विशेष उल्लेख करना है, अगर इंडिया और एनआरआई का कोई एड्रेस आता है FNIO का या OCI का, तो आपको वहां का भी एड्रेस देना है कंट्री का नाम के साथ में। KYC और PMLA जैसा कि मैंने कल बताया था वो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स पूर्वक डालना है। इनकम टैक्स अगर भरता है या भरती हैं तो उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और पैन कार्ड नंबर। इसके अलावा एक ऐसा प्रूफ जिसमें पैन कार्ड को छोड़ के बाकी कोई प्रूफ को देना आवश्यक होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ID नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ ID, एड्रेस प्रूफ सबमिटेड, और यू आर रजिस्टर्ड अंडर GST, अगर GST नंबर के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा मेरे मित्रों। CQIC नंबर, सेंट्रल QIC रजिस्ट्रार क्या होगा। ऑक्यूपेशन में ध्यान रहे, ऑक्यूपेशन में हर किसी का अपना ऑक्यूपेशन हो सकता है। बच्चे का ऑक्यूपेशन बिजनेस नहीं हो सकता, बच्चे का जो ऑक्यूपेशन स्टडी हो सकता है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में बच्चे को लिखेंगे फादर्स इनकम या मदर्स इनकम जो प्रपोज कर रही होंगी, उस तरह की चीजें आपको उल्लेख करना है। नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर है तो किसके यहाँ काम करते हैं उनका मालिक का नाम। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, लेंथ ऑफ सर्विस, कितने सालों से सर्विस कर रहे हैं। एनुअल इनकम, उनका ग्रोस टोटल एनुअल इनकम कितना है। उसके नीचे दोस्तों ये वाला फॉर्म 8 नंबर, टू बी एंसर्ड इफ एम्प्लॉय इन द आर्मेड फोर्स, तो ये चीज आपको भरना आवश्यक है, जिसमें दिया गया है बिंग क्या है आपका, रैंक क्या है आपका, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कब हुआ, और मेडिकल कैटेगरी आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन क्या रहा आपका, और वेयर यू आर बिलो A1 कैटेगरी इफ सोविन, अगर A1 कैटेगरी से उसका मेडिकल रिपोर्ट कम है तो उसका रीजन भी देना है और कॉपी भी देना है। मोबाइल नंबर ऑफ द प्रपोजर और ईमेल ID ऑफ द प्रपोजर सेम, राइट साइड में मोबाइल नंबर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड और ईमेल ID ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। आज के दिन में बच्चे मोबाइल और ईमेल ID लेके धरती पे आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है कॉलम जस्ट उसके नीचे, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ द प्रपोजर,
ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो सिग्नेचर होगा प्रपोजर का होगा, और उसी के बिल्कुल राइट साइड में जो सिग्नेचर होगा वो एश्योर्ड पर्सन में, बच्चा या बच्ची जिसकी पॉलिसी कर रहे हैं उसका होगा दोस्तों। आगे आते हैं सेक्शन 1 के बी में, डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, टू बी एंश्योर्ड बाय द लाइफ टू बी एश्योर्ड, लाइफ इंश्योरेंस जिसकी कर रहे हैं उसका आंसर लेना है, उससे आंसर मांगा जा रहा है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन पढ़ करके आपको एक एक करके उसका आंसर देते जाना है। दूसरे में दूसरे कॉलम में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको पूछ रहा है सेकेंड ऑप्शन में योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल्स, एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल से आपका दोनों मोड में दिया जा सकता है, प्रपोजर के द्वारा भी और गार्जियन के द्वारा भी। डिपेंड ये बात करेगा कि किसकी पिछले से पॉलिसी चल रही है। ऑप्शन थर्ड में अदर, अदर में अदर योर ऑक्यूपेशन के बारे में दिया हुआ है, कुछ और आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि मोरल हैजार्ड ज्यादा है, रिस्क कंपोनेंट ज्यादा है, तो उसका आप जिक्र करें। ये पूछ रहा है कि क्या आप आर्मी के अलावा आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्स में या पुलिस फोर्स में या किसी ऐसे सिविल सर्विसेज में है क्या, सिविल कोर्ट्स में है क्या, जहां पे आपका पब्लिक के साथ में अक्सर मिलना जुलना होता है। इसके अलावा पूछ रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद LIC पोर्टल, येस एंड नो, क्या आप LIC के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं? अगर हैं तो लिखिए, अगर नहीं है तो आप LICindia.in पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, जो बीमा का प्रपोजर है उसका नहीं, जिसकी बीमा हो रही है उसका सिग्नेचर यहां पे होगा। सेक्शन सेकेंड प्रपोजेड प्लान, इसमें वो डिटेल्स देना है आपको जिस प्लान की आपने प्रपोजल किया है। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, सेविंग, रिस्क कवर या सेविंग एंड रिस्क कवर बोथ, इसमें से जो भी आपको सूट करता हो, मेरे विचार से सेविंग एंड रिस्क कवर ही रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये पॉलिसी किस कैटेगरी के लिए लिया गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंतर्गत, पार्टनर सेविंग स्कीम के अंतर्गत, KMI स्कीम के अंतर्गत या हिंदू अनडिवाइड फैमिली एक्ट की स्कीम के अंतर्गत में। और जनरली आप ये पॉलिसी इंडिविजुअल लाइफ पे ली जाती है। दोस्तों आगे कॉलम है, प्लीज सबमिट रिलेवेंट क्वेश्चन एनेक्सचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एलोंग विद द प्रपोजल फॉर्म। दोस्तों उसके आगे कॉलम आ जाता है कि आपने जो चयन किया है पॉलिसी का, उसमें आपने कौन कौन से राइडर को बेनिफिट लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे के लिए पॉलिसी हो रही है तो प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर का ऑप्शन खुल जाएगा तो देना या नहीं देना ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके विचारों के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको ए राइडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आगे और बढ़ेंगे तो हम पेज नंबर 4 पे देखेंगे दोस्तों कि प्लान सम एश्योर्ड इन राइडर सेलेक्टेड राइडर आर सब्जेक्ट टू एवेलेबिलिटी अंडर दिस सिलेक्टेड प्लान्स। इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी प्लान में सभी तरह के राइडर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों हमने एक स्पेशल पंपलेट बनाया है जो आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें प्लान के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा प्लान ले रहे हैं, प्रीमियम एंड प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है उसका जिक्र कीजिए, पॉलिसी जो प्रपोज की है उसके बेसिक सम एश्योर्ड कितना है वो आप नोट करें, मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, नेच, ट्रिपल एस या सिंगल क्या मोड है वो आप नोट करिए। इसके अलावा टर्म राइडर अगर आपने ऑप्टेड किया है तो इफ ऑप्टेड आपको एस लिखना है, अगर ऑप्टेड नहीं है तो नो लिखना है। क्रिटिकल इलनेस राइडर सम एश्योर्ड प्रपोज्ड इफ ऑप्टेड, तो यहाँ पे आपको ऑप्टेड के सामने अगर ऑप्टेड है तो नो लिखना है, एस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड प्रपोज्ड इफ पॉलिसी is to be
डेट बैकिंग इंडिकेटेड डेट। दोस्तों मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि डेट बैकिंग एक बहुत बढ़िया जरिया होता है आपको अपने पुरानी पॉलिसी को बैक डेट में लेके जाने के लिए, जहां पे आप कस्टमरों का 1 साल तक पहले, मान लेते हैं किसी कस्टमर को 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है 2041 में, और आप उसको 2040 में भी 1 करोड़ रुपया दे दोगे, वो कस्टमर कितना बड़ा आपका मित्र बन जाएगा, कितना बड़ा आपका आभारी बन जाएगा, कितना बड़ा आपका सखा बन जाएगा। इस बात की आप कल्पना तब करेंगे जब आपके ग्राहक के हाथ में 1 करोड़ रुपया 1 साल पहले के डेट में दे देंगे। दोस्तों यही दिखाती है स्मार्टनेस, इसी को बोलते हैं स्मार्ट एडवाइजर। तो दोस्तों आपके सामने वो सारे ऑप्शंस हैं जहां पे अपने फॉर्म को फिलअप करके इस तरह के बेनिफिट और ऑप्शन का लाभ अपने ग्राहकों को दे सकें। दोस्तों इसके अलावा आता है एप्लीकेशन ऑफ द पुलिस पर्सनल। अगर कोई पुलिस में काम करते हैं, कोई पुलिस में अधिकारी हैं, पुलिस में कर्मचारी हैं, तो उनको अपने बारे में यहां पे डिक्लेयर करना चाहिए। इसके अलावा कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, यहाँ पे देखिए कोई अगर पैरामिलिट्री फोर्स में है, अगर हैं तो यहाँ पे एस लिखिए और किस डिपार्टमेंट में है वो यहाँ पे लिखना है। दूसरा ये भी लिखना है कि एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा ऑप्शन सी में आना है फॉर ट्रिपल एस पॉलिसी। ट्रिपल एस पॉलिसी के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था। एक ये सोने का खदान है, जिस खदान का अगर आपने ढूंढ लिया तो आपके हाथ में 100, 200, 500, 1000 पॉलिसी करने का गारंटी हो जाएगा कि 1 महीने में और 2 महीने में आप 1500 पॉलिसी कर सकते हो। तो दोस्तों ये बात आज भी नोट करा रहा हूं आप लोगों को कि आप ट्रिपल एस को लिखो और इसके ऊपर हमसे एक सेशन लो जिसमें कि आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके और आप एक सोने की खादान में काम कर सकें, सोने के खादान के मालिक बन सके, ये कहना उचित रहेगा इस संदर्भ में। दोस्तों पेइंग अथॉरिटी कोड एंड डिपार्टमेंटल नंबर, ये दोस्तों जिसको हम ट्रिपल एस स्कीम देते हैं जिस कंपनी को, उस कंपनी को हम एक कोड नंबर देते हैं कि वो अपने सारे कर्मचारी का पैसा काट के हमारे एक सिंगल कोड के ऊपर प्रीमियम जमा कर देता है और एक ही चेक से, एक ही ट्रांजैक्शन से उसके ऑफिस में जितने भी स्टाफ है 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख सबका पेमेंट एक सिंगल प्रीमियम से हो जाएगा, सिंगल चेक से हो जाएगा। और उसी के लिए हम उसको एक बैच और एसआर नंबर भी देते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी कंपनी में आपने पहली बार जाकर के ट्रिपल एस स्कीम लगा दिया तो उस कंपनी में आगे आने वाला 6 महीने में जो भी एजेंट जाके पॉलिसी करेगी वो पॉलिसी आपके कोड में मानी जाएगी, उसका कमीशन आपको ऑटोमेटिक आता रहेगा और उसका मालिक और मालिकियत आपकी बनी रहेगी। ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों एक आगे और आता है चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 पे आ रहा है कि अगर आप पुराने पॉलिसी होल्डर हैं और आप जीवन LIC का आधार स्तंभ और आधारशिला जो स्पेशल मेन एंड वुमेन के लिए है, जो हमारी सारी पॉलिसी से अलग और हट करके है, तो क्या ये पॉलिसी आपने पहले से ली हुई है? अगर ली हुई है तो एस करना है, अगर नहीं ली हुई है तो नो करना है। ये क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर मैक्सिमम 3 लाख का ही आधार स्तंभ और आधारशिला देने का ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों। इसलिए एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आइडिया है जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए। हर किसी को, हर परिवार में, हर व्यक्ति को, छोटे छोटे परिवार में, छोटे छोटे इनकम ग्रुप को इस तरह की पॉलिसी आपको बतानी चाहिए, समझानी चाहिए और उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कॉलम नंबर हम 6 के ऊपर, जिसमें आपको आंसर देना है कि आप जीवन अमर पॉलिसी के लिए अगर फॉर्म भरा जा रहा होगा तो ध्यान रहे ये जीवन अमर पॉलिसी का फॉर्म तो नहीं है, लेकिन जीवन अमर पॉलिसी के संदर्भ में इसको इसलिए लिया गया है कि जीवन अमर पॉलिसी का जैसे ही आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आपके सामने आता है, स्मोकर और नॉन स्मोकर। एक तीसरा ऑप्शन और आता है दोस्तों, आप मेल है फीमेल है। तो जीवन अमर एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हमने मेल के लिए अलग रेट
और फीमेल के लिए अलग एज रेट दिया हुआ है। उसी क्रम में हमने स्मोकर के लिए अलग और नॉन स्मोकर के लिए अलग रेट दिया गया है दोस्तों। तो इस बात का घोतक है कि यहां पे अगर हमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग डेथ बेनिफिट, तो उसको टिक करना है कि वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, और इसको आपको दिया टू द आंसर विद द एप्लीकेबल पता प्लान स्पेसिफिक ऑन द जीवन अमर, कि जीवन अमर प्लान के बेनिफिट को ध्यान में रख करके इस बात को यहां पे सम्मिलित किया गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। सेटलमेंट ऑप्शन एक हमारे इस पॉलिसी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, जिस सेटलमेंट ऑप्शन के द्वारा आप अपने ग्राहक की मेच्योरिटी को 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्तों में विथ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, उनको दिलवा सकते हैं, जिससे कि उनके पैसे इकट्ठे नहीं मिलेंगे तो उनके पैसे इकट्ठे खराब भी नहीं होंगे। ये बात भी ध्यान रखें। तो ग्राहक की जरूरतें और ग्राहक की फाइनेंशियल नीड को समझ करके आपको इस तरह की चीजें अब उनको एडवाइस करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, चैप्टर 8 में दिया हुआ है बैंक डिटेल्स की आपको इस तरह से फिलअप करनी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग है या करंट है। ध्यान रहे हमेशा इसमें करंट अकाउंट का जिक्र बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ सेविंग का जिक्र करना है, क्योंकि करंट अकाउंट LIC ने लेना बंद कर दिया है दोस्तों। उसके पीछे कई सारा इनकम टैक्स का टेक्निकल रीजन आने लग गया है। आपका अकाउंट नंबर, आपका मतलब पॉलिसी होल्डर का है, माइकर कोड नंबर, IFS कोड नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ योर बैंक, और अटैच ए फोटोकॉपी ऑफ कैंसिल चेक विद फॉर्म के साथ में एक कैंसिल चेक आपको अटैच करके देनी है। ध्यान रहे कैंसिल चेक के ऊपर आपका नाम भी प्रिंट होना आवश्यक है दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के बाद में सबसे पहले यहाँ नीचे साइड में आपके प्रपोजर साइन करेंगे, और उसके राइट साइड में आपके जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसका हम बीमा करने की कोशिश करने वाले हैं वो भरेंगे दोस्तों। उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। पर्सनल फैमिली डिटेल्स ऑफ हेल्थ हैबिट्स, इसमें दोस्तों मुख्य तौर पे आपके स्वास्थ्य के और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लिया गया है दोस्तों। बड़ी बारीकी से आप इन सारे शब्दों का स्टडी करिएगा और उसके बाद में ही आंसर दीजिएगा। जानता हूं मैं कि अमूमन हम लोग नो 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 करने का हैबिट बनते हैं, लेकिन नो किसमें और क्यों ये तो जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम ज्ञान तो मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप 10 मिनट समय निकाल करके कभी भी इस फॉर्म को एक बार स्टडी जरूर करें, जिससे कि आपको भी मालूम हो जाए कि इस फॉर्म में आपने क्या भरा है और क्या साइन करवाया गया है दोस्तों। इसी के आगे और लिखा है पर्सनल हैबिट्स में और अच्छे ढंग से क्लियर किया हुआ है। क्या आप कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बैंड कोई नारकोटिक्स यूज करते हैं? क्या आप अल्कोहलिक हैं? क्या आप ड्रिंक लेते हैं, यानी ड्रग्स लेते हैं, कोई ड्रग्स का सेवन करते हैं, टुबाको चमाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं? इस तरह का चीजों का जिक्र किया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसा विकर्ता के नजर में कोई दारू पीने वाला, शराबी, गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, बेरी पीने वाला तो व्यक्ति आपके सामने आ ही नहीं सकता, आने से पहले ही भस्म हो जाएगा। इसीलिए तो आप सारे पॉलिसी में नो लिखते हो दोस्तों। मैं ठीक कर रहा हूं ना दोस्तों? सभी मित्रों के चेहरे खुश हो गए, सभी दोस्त बिल्कुल खुश हो गए हैं कि हमारी बातें की जा रही है, तारीफ की जा रही है जी दोस्तों। तो ये रहता है पर्सनल हैबिट्स के बारे में बात कर लिया। उसके बाद में है व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य की सामान्यतः स्थिति कैसी रहती है। फैमिली डिटेल्स में देखा हुआ है कि आपके परिवार में किसी को, आपके पेरेंट्स को, आपके स्पाउस को, पार्टनर को, चिल्ड्रेन को
और रिलेटिव में किसी को कभी हार्ट से संबंधित डिजीज हुई है? इसने शुक्र है मनाओ, इसने पड़ोसी नहीं पूछा, ठीक है, ये आपके सिटी में नहीं पूछ लिया। किसी को स्ट्राइक हुआ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, कोई डायबिटिक का है, कोई कैंसर और किडनी का प्रॉब्लम से ग्रसित तो नहीं है, कोई इस तरह की डिजीज तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप बताएं और नहीं है तब भी आप बताएं, ठीक है। इसमें एड्स, HIV के बारे में भी जानकारी दिया है, और अगर कुछ है तो नेम ऑफ डिजीज पूछ रहा है यहाँ पे, और रिलेशनशिप विद लाइक टू बी ए शोर्ड एंड डेट ईयर ऑफ डेथ। अगर उस व्यक्ति की किसी जानने वाले की, रिलेटिव की, फ्रेंड की, दोस्त की, मित्र की, सखा की, संबंधी की कुछ हो गई है तो आप उसका डेथ का डेट भी यहाँ पे लिखिए, मृत्यु कारण, और उसका आपसे क्या संबंध रखता था, आपसे मतलब आपके ग्राहक से है। दोस्तों फैमिली हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप इस फैमिली हिस्ट्री के बदौलत आप चाहो तो कई सारा पॉलिसी आप एक ही फैमिली में भर के ले सकते हो। सबसे पहले देखिए, जिस बच्चे की पॉलिसी करने के लिए गए हैं उसके फादर बन रहा है, तो यानी कि वो अपने दादाजी के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी कि एक एक्स पर्सन है, उनके वाई बेटा का नाम है और एक्स खुद का नाम है, तो मिस्टर एक्स अपने फादर का नाम भर रहा है, डिटेल्स भर रहा है, एज, स्टेटस ऑफ हेल्थ गुड, एज ऑफ डेथ, अगर उनकी डेथ हो गई है तो डेथ का उम्र और किस उम्र में डेथ हुई है, और डेथ का कारण क्या है दोस्तों, ये भी लिखना है। उसी तरह उनकी माताजी हैं तो उनकी एज कितनी है, उनकी हेल्थ कैसी है, किस एज में अगर डेथ हो गई है तो किस एज में हुई है, और उनका डेथ का कारण क्या था। उसी तरह ब्रदर हैं, लाइफ कितने हैं, डैड कितने हैं, सिस्टर हैं तो कितने हैं, लिविंग कितने हैं, और डैड कितने हैं, स्पाउस हैं तो कितने हैं स्पाउस का यहाँ पे एज लिखना है। चिल्ड्रेन हैं तो कितने हैं, लाइफ कितने हैं और डैड कितने हैं, ये सारा लिखना है दोस्तों। इसका परिणाम यह है कि अगर आप हो सके तो जब इस फॉर्म में भरा जा रहा है उनके पिताजी कितने भाई थे दोस्तों। कोई एक मित्र हाँ बोले। हेलो, सुन रहे हैं, सो गए सब? सर अनम्यूट करिए, बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा। सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं, चलिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मैं यहाँ पे एक वो बहुत छोटी चीज बता देता हूं, जब भी आप किसी की फैमिली हिस्ट्री भर रहे होते हैं तो वहां पे आप डायरी और पेन लेकर के बैठिए, डायरी और पेन, क्योंकि इसमें कॉलम ना बहुत छोटी दी गई है। उनके पिताजी की क्या नाम था वो लिख लीजिए, वो कितने भाई थे, कितने बहन थे, तो उनका नाम क्या था ये लिख लीजिए। उनकी माताजी का नाम क्या था या क्या थी, उनके कितने भाई और बहन थे उनके नाम लिख लीजिए दोस्तों। अभी बस नाम लेके आगे बढ़ते हैं। उनके भाई हैं तो कितने भाई हैं, ठीक है, और जीवित भाई कितने हैं और मृत्यु भाई कितने हैं, उसके सबके नाम लिखते चलिए आप अपने डायरी में। उसके अलावा सिस्टर हैं तो आपके कितने सिस्टर हैं उन सबका नाम लिख लीजिए। अगर किसी सिस्टर की मृत्यु हो गई है तो किस एज में हो गई है। आप उनका स्पाउस हैं, उनके पति और पत्नी तो उनका नाम लिखिए और उनका आप मोबाइल नंबर भी लिखिए। उसी तरह बच्चे हैं तो बच्चे का नाम लिखिए और उसके आगे गुड हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए और उसका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिखिए। दोस्तों एक परिवार में जब आप पॉलिसी करने जा रहे हो ना तो 25 से 30 लोगों का नाम नंबर आपको उधर ही मिल गया, हाँ या ना? यस एंड नो। आप एक परिवार की पॉलिसी करने गए हैं, 25 से 30 लोगों का नाम और नंबर LIC के रूल के हिसाब से आपको मिल गई है। दोस्तों ये LIC क्यों, LIC पागल थी, LIC आपके लिए काम कर रही थी। LIC के मन में आपके प्रति अच्छे भाव था, उसने सोचा कि हमारे अभिकर्ता आएगा, जब इंडिपेंडेंट फैमिली हो जाएगी तब तो कोई किसी को बताएगा नहीं, इसलिए पहले से LIC ने आपके लिए ऐसा जुगाड़ करके रखा है कि उसी ग्रुप में से आपको 10, 12, 15, 20 ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिस नंबर के ऊपर आप काम करके वहां से बिजनेस निकालेंगे और उस बिजनेस के ऊपर आप वर्किंग करेंगे। और वो बिजनेस तो आपको देखो ना, वो चाहते हुए और नहीं चाहते हुए आपको रेफरेंस मिल गया, है ना?
तो ये एक बहुत अच्छी बिजनेस की प्लानिंग है। यहां से हम लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और कोई रेफरेंस की बहुत बड़ी टोटा ही नहीं है। भाई ने कर दिया, भाभी ने कर दिया, भतीजा ने कर दिया, भतीजे ने कर दिया, सब ने कर दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर्म थोड़ा लंबा है। इसके अलावा फीमेल स्लाइड में भी वही चीजें भरनी है। हस्बैंड का एज, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे कब हुए हैं, हस्बैंड की कितनी पॉलिसी है, कहां से पॉलिसी है, सम कितना है, टेबल टर्म क्या है, प्राण क्या है, प्रेजेंट पॉलिसी का स्टेटस क्या है, वो लिखना है। डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल डिक्लेयर करता है कि भैया मैं जो भी दिया हूं सच दिया हूं, मैं अपने ज्ञान और हिसाब की नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सत्य घोषणा किया हूं, मेरी घोषणा में कहीं कोई गलत नहीं है। अगर मेरी घोषणा गलत पाई जाती तो हमारा पॉलिसी की जो भी प्रीमियम दिया गया वो कब्जा करके आप मुझे लात मार के बाहर कर सकते हो, या आप मुझे दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हो। ये शब्द एक तरह से वो लिख करके दे रहा है कानूनी, और उसके उस कानूनी बात लिखे पे ये आपका एक स्वर्ण मुद्रा से जड़ित आपका हस्ताक्षर होता है, और यहाँ पे प्रपोजल हस्ताक्षर करता है। उतना ही नहीं, उतने पर नहीं छोड़ देते हैं, उसके अलावा एक और रगड़ते हैं कानून के लॉ को। वो कानून का लॉ है हमारा इनकम टैक्स की धारा, जिसके अंदर हम उसे डिक्लेयर लेते हैं, डिक्लेरेशन लेते हैं सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, कि जो भी प्रीमियम अभिकर्ता महोत्सव के द्वारा बताया गया है मैं 100% वही पेमेंट करूंगा। अगर उसमें मैं 1 रुपए का भी छूट या छूट मांगती हूं तो मेरे खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आप फ्री हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने ग्राहकों को छूट नहीं दे सकते। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस पे आपके ग्राहक भी हस्ताक्षर करते हैं और बिजनेस के तौर पे आप भी करते हैं। तो ये लॉ आप दोनों के ऊपर लागू होता है दोस्तों। तो अगर कहीं भी आपको इस तरह का डिस्काउंट या कमीशन की बात आती है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इसमें भी क्लियर किया हुआ है कि जो अमाउंट वर्णित है, अक्षरित है, लिखित है, हम उसी को पे करेंगे और उसी को देने का हकदार बनते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आ गया हूं इस पेज पे, जिसमें लिखा हुआ है कि आप डेथ की और मैच्योरिटी की दोनों बेनिफिट आप अपने ग्राहकों को 5, 10, 15 साल के सालाना किस्तों में, मंथली किस्तों, हाफ ईयरली, क्वार्टरली किस्तों में दिलवा सकते हैं, बशर्ते कि मंथली में लेते हो तो मंथली 5,000 रुपया, क्वार्टरली में लेते हो तो क्वार्टरली 15,000 रुपया, हाफ ईयरली में लेते हो तो हाफ ईयरली 25,000 रुपया, और ईयरली में लेते हो तो ईयरली 50,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। और इस फॉर्म के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत ग्राहक का हस्ताक्षर लेना है, डेट और टाइम भरना है, और इस हस्ताक्षर के साथ में आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ यह फॉर्म आपके एप्लीकेशन के साथ में जमा हो जाना चाहिए। दोस्तों फॉर्म के ऊपर चर्चा जो थी वो कल 300 नंबर फॉर्म के ऊपर था, आज 340 नंबर फॉर्म के था। जैसा कि आप सभी मित्रों की तरफ से मैं आज्ञा ले चुका हूं, अब अपना गूगल मीट का कार्यक्रम मंडे टू फ्राइडे रहेगा। शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। शनि और रविवार को पूरा समय आपके पास बनता है, शुक्रवार के शाम से लेकर के सोमवार के शाम तक आप अपने परिवार के साथ में खुशियां मनाएं। तब तक खुशियां मनाते रहें जब हर घंटे आपके घर में एक 300 नंबर फॉर्म होकर के साइन होता रहे। अगर हर घंटे 300 नंबर फॉर्म साइन होकर नहीं आ रहा है, आपको खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं बातों के साथ में मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ओपन करता हूं दोस्तों। जी मेरे मित्र आशुतोष मिश्रा जी, चरण पादुका बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। चरण पादुका दिख रही है जी। जी 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 नमस्कार सर। नमस्कार। चरण पादुका देख के ही पहचान लिए आशुतोष बाबू भाई जी। रात में गए थे आपके पास तो उसमें मीटिंग चल रही थी, हम वापस आ गए थे जी। आशुतोष बाबू आज का कार्यक्रम फॉर्म नंबर 340 के ऊपर था, कल का कार्यक्रम फॉर्म नंबर 300 के ऊपर था। हमने अपने स्तर से हर संभव जानकारी सभी मित्रों को देने की कोशिश करी हुई है। फिर भी किसी मित्र को क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। अरुण जी लाइव होइए, विजय जी लाइव हो जाइए।
सर इसमें जो एज का कॉलम है ना, जिसमें हम एज डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, उसके नीचे पूछता है कि करेक्ट एज क्या है। सपोज वो 27 का है, तो उसमें हम नियरेस्ट बर्थडे देखते हैं ना सर, जैसे आप 28 भर देंगे ना तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 27 भी भर देंगे ना तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम एज उठाते हैं ना पेमेंट लेने वाला, तो जो आपने प्रपोजल भरते समय जो डाला था ना डेट ऑफ बर्थ, हम उससे प्रीमियम उठाएंगे। तो एवरेज ठीक है, नियर बाई लिखना है। ठीक है। और इसमें जो हम जो वो लिखते हैं ना प्लान टर्म और पेइंग टर्म, आगे फिर वो बारे में पूछता है, यस कर देते हैं हम, जिसमें यस कर देते हैं ना, जैसे हमने उसको टर्म राइडर दिया है किसी पॉलिसी में। आवाज आ रही है सर? आ रही कम आ रही थी। तो जैसे टर्म राइडर हमने कोई, जैसे जीवन लक्ष्य है उसमें हमने टर्म राइडर दिया, तो टर्म राइडर का पूछता है क्रिटिकल इलनेस के साथ नहीं होता उसका, तो उसमें टर्म राइडर का अमाउंट लिखना है, क्योंकि वो तो 25 लाख तक मैक्सिमम टर्म राइडर हम दे सकते हैं ना उसको। दे सकते हैं, लेकिन 25 लाख का टर्म राइडर देते ही और 10 लाख का आपने पॉलिसी दिया था, तो 25 लाख का टर्म राइडर दे सकते हैं? तो ले ही नहीं, लेगा ही नहीं सर। मनीष जी नहीं, सिस्टम तो शायद जी 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, 25 लाख का टर्म राइडर दे सकते हैं, यस एंड नो? सर एक्चुअली वो ऑप्शन क्लिक तो करता हूँ, लेकिन वो आता नहीं, मतलब मैंने कभी इसलिए नहीं आता है। नहीं 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो मैक्सिमम भी टर्म राइडर 10 लाख ही हो सकता है। हाँ ठीक है, तो इस केस में हमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यस कर देंगे वहां पर, तो वो अपने आप टैली हो जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी तो 5 लाख की टर्म राइडर। लेकिन टर्म राइटर डालते ही आपका मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बढ़ जाएगा, जो अंडरराइटिंग में आपने सीखा था। जी जी बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि मैंने 2-3 पॉलिसी की थी जिसमें 360 फॉर्म भरा था मैंने, तो ठीक है, बिल्कुल ये भी बस एज का थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। जी अरुण जी प्रकट होइए, क्वेश्चन पूछिए। जी सर। आप कब ज्वाइन किए थे, कितने बजकर कितने मिनट पे? सर मैं टाइम तो ध्यान नहीं, मैं बाहर था, घर आते ही कर लिया था, शायद 9:35 पे लगभग होगा था। अच्छा लेट आए थे जी, ठीक है जी। अरुण जी क्या रहा आज का स्कोर, कितनी पॉलिसी की आज आपने? सर 2 की बात चल रही है, एक की 3 की बात चल रही है सर। तो कल सुबह 3 पॉलिसी मिल जाएगी, 4 मिलेगी? पैसे आ गए तो कल सुबह करवा दूंगा सर जमा। ठीक है जी, ठीक है जी। आशुतोष जी आप बताएं, बाकी सब मुझे बता चुके हैं अपना। सर मैं दूंगा, संडे को आऊंगा आपके पास, मेरे पास है कुछ पॉलिसी। कितना 11, 15, 14 कितना है? सो वो सुननी तो ले, कोशिश तो 11 की रहेगी। ठीक है विजय भैया आप बताओ। आज से 2 साल से अरे 2 पॉलिसी कर दिया तो महान काम कर दिया क्या भैया हो? अरे 2 पॉलिसी करके भूल गया तो बोलिए, कल परसों छुट्टी है 2 दिन। नहीं सर, जी सर 5 करेंगे सर। कल और परसों में 5 करेंगे, 5 करेंगे सर। तो सोमवार का भी तो बीच में एक दिन आ गया ना, शनिवार करेंगे, रविवार करेंगे, सोमवार करेंगे, 3 दिन के बाद ना बढ़ा लेंगे सोमवार को सर, सोमवार को सर बढ़ा लेंगे कुछ। हाँ तो बताइए, फिगर बताइए, सोमवार को शाम को कितनी खुशखबरी दे रहे हैं आप? 7 हो जाएंगे सर। 7 हो जाएगा। जी आप बताएं, सोमवार का शाम को फाइनल बिजनेस फिगर। मनीष जी आप तो इतना हिसाब लगाने लगे जैसे निर्मला सीतारमण से पूछ क्या बताओगे? सर मैं वो ही देख रहा था। हाँ हाँ बताओ ना। आप मुझसे पूछ लेंगे सर? यस सर, यस सर। मंडे शाम तक, नहीं सर मंडे शाम तक
विजय भैया ने 7 पॉलिसी दे रहे हैं, मंडे- मंडे शाम को 7 पॉलिसी तक इन्होंने डिपॉजिट कर देंगे मंडे तक, जिसमें सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन रहेगा 7 पॉलिसी। आप बताएं। सर उम्मीद तो है ज्यादा की, कोशिश कर ही रहा हूँ। जी 5 पॉलिसी तो पूरा ट्राई करूंगा सर। 5 पॉलिसी संडे तक हो जाएगा। हाँ 2 दिन है मेरे पास, सैटरडे संडे, पूरा कोशिश करेंगे। और मंडे का? का मंडे का पर मंडे सर जैसा कि आपको पता है थोड़ा जॉब में भी रहता हूँ मैं, तो कोशिश रहती है कि वहाँ कुछ नए लोग मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ 4 डे वीक के लिए बात नहीं हुई अपने डिपार्टमेंट में 4 दिन में काम करने के लिए, इस मार्च के लिए? वो हो जाएगा सर। वो हाँ तो करो सर, जिसमें करो सर। 5 में सर उन्होंने भी मुझे टारगेट दे रखे हैं ना सर, क्योंकि वो जनरल इंश्योरेंस की जो हमारी गाड़ियों की क्लेम्स होती है सेटल कराने हैं। अच्छा जी, चलो हाँ उसको मैनेज करो। मैनेज कर रहा हूँ मैं, हो जाता है बीच में ना, वो मैं जल्दी निकल जाता हूँ थोड़ा सा उससे। ठीक है जी, ठीक है जी। अरुण जी कल परसों का बताओ भैया। जी सर। कल और परसों ठीक है सोमवार, सर। सोमवार तक 11 हो जाएंगे अरुण जी। सर 11 का पता नहीं, जितनी मैं टारगेट तो दे नहीं रहा, लेकिन जितने भी होंगे मैं भी उतनी कर दूंगा। आप जितना बोल दोगे उतना हो जाएगा। बताओ कितना बोला आपने? सर वो फिर झूठे वाली बात हो जाएगी, मैंने बोल दिया मैं 10 कर दूंगा, 10 में तो फिर नहीं अरुण जी, झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। आज आपने 4 लोगों का प्रपोजल लेकर के आए हो, कल तक उसका 4 का पेमेंट आ जाएगा। ये तो आज का काम हो गया। अब बच्चा कल शनिवार, परसों रविवार, परसों उसके नरसों सोमवार, 3 दिन तक काम करोगे मनीष जी? जी सर। काम तो जी। करेंगे सर। काम तो अब मीटिंग खत्म होने के बाद भी करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल करोगे, बिल्कुल करोगे। क्या उम्मीद लेके चले अरुण जी मंडे तक? मंडे तक सर 5-6 तो प्लस में करूंगा। मतलब 4 आज जो वाला 4 आ जाएगा और 6 कल का कर लोगे, मंडे तक कर लोगे। 6 4 10 हो गए ना? करते हैं सर कोशिश। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी फाइनल फिगर अप टू मंडे? आ रहा हूँ सर, 10 एक पॉलिसी लेके आऊंगा मैं। सर संडे को आओगे आशुतोष बाबू, सबने सुन लिया, ताली थोड़ी बजवाना है 10 लोग पॉलिसी पे आपका। सर आपने 10 पॉलिसी 1.5 महीना से लेके कर रखे हो। सही कह रहे हो सर। हाँ तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि 1.5 महीने में आपने 10 पॉलिसी कर दिया। सही बात है, सही बात है सर। संडे को तो आप 10 11 कुछ 12 बढ़िया ही रहेगा सर, जी रहेगा बढ़िया ही स्कोर रहेगा। बता दो सर, बता दो। 5 मित्र हैं आपके, शुभचिंतक हैं, ये लोग भी खुशी होंगे। इन लोगों को अपना अपना लक्ष्य लेंगे। आप बड़े भाई का रोल अदा करो यहाँ पे। 12-13 पॉलिसी तो आएगी सर मेरी संडे को 12-13। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, संडे को 12-13 आशुतोष जी है, 6-7 आपका मनीष जी है, 7-8 हमारे अरुण जी हैं, और विजय भैया का भी था, कुछ जय भैया का भी था, वो लोग निकल चुके हैं आगे। रंजित राय जी कान के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 4-5 उनके पास ही प्रपोजल है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको मिला करके 40 से 50 प्रपोजल मंडे तक हम लोग सबमिट कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सामने जुड़ने के लिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो आज के विषय पे तो पूछें, या कोई और क्वेश्चन हो किसी भाई के मन में पूछा जाए। हाँ सर एक क्वेश्चन है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पूछा भी था ना सर आपसे कि एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई, क्योंकि वो 4-5 पेमेंट ही कर पाए थे, और उसके बाद कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो उनका जॉब छूट गया था। तो अब जो उनका 18-19 हजार जो भी अमाउंट था वहां पर, अब वो लाला जी सरेंडर तो आपने मना कर दिया कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा उसको, बट दूसरी पॉलिसी कर दीजिए उसकी। तो मैंने दूसरी पॉलिसी सजेस्ट कर दी, सब कुछ हो गया, फॉर्म भी फिलअप हो गया, बट होता क्या है कि अभी उन्होंने अपने पुराने एजेंट से कांटेक्ट किया। अब पुराने एजेंट कहते हैं कि नहीं, वो जो आपका पैसा जो है जो फंसा हुआ, वो जो आप नई पॉलिसी ले रहे हो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्या ऐसा उसने बोला। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हाँ हाँ, वो मिसगाइड उनको ये कर रहे हैं कि जो आपका पुराना पैसा है 5 महीने का, जो आपने पॉलिसी में पे किया, जो अब लैप्स हो गई है, आप उसे स्टार्ट नहीं करा रहे हैं, तो आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा उसको ये बोल दिया कि मंथली पेमेंट आपने मोड चुना है तो उसमें आपका सिर्फ
वन टाइम मतलब डबल पेमेंट जाता है ना सर, इसमें एडवांस पेमेंट चलता है, तो उसको मिसगाइड कर रहे हैं कि उसमें सिंगल पेमेंट ही जाएगा। आप ग्राहक को लेके ब्रांच में चले जाओ, ब्रांच में के केबिन में बिठा दो, उनको बोल दो कि सर इनको ऐसे ऐसे एजेंट बोल रहा है कि भाई एक हमारे कस्टमर चाहते हैं कि आप उनको एक लेटर पैड पे लिख के दे दो। सिंपल है, सारी मिट्टी ठीक है जाएगी। ठीक है सर। इस बुला करके उसके ना उस एजेंट को बुला के क्लास भी ले लिए जाएंगे कि तू मिसलीडिंग कर रहा है इस तरह से। जी 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 ठीक है। सेकंड थिंग सर, वो जैसे अब मैं उनको दूसरी पॉलिसी दे रहा था और दूसरी पॉलिसी के फॉर्म पे मैंने मेंशन भी नहीं किया प्रीवियस पॉलिसी के। ठीक है जी। तो केस में तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ उसको, क्योंकि उनको उनका डाउट भी दूर हो रहा है। तो वो लैप्स हो गए तो रीजन वो लिख के दे देंगे, तो मैं इस वजह से उसको चालू नहीं करा। कोई प्रॉब्लम ठीक है ना, कि जॉब नहीं रहा उनका या जो भी है। तीनों चीजें लिख देंगे। एजेंट की सर्विसेज ठीक नहीं थी, एजेंट का हाइट छोटा था, कान टेढ़ा था और उसके बाल भी कम उगे हुए थे, उसका चेहरा पसंद नहीं आता था। 3 रीजन लिख के दे देना ना। वो जब भी आता था मेरे घर के बाहर मक्खियां मर जाती थी, कुछ भी रीजन लिख के दे देना। ठीक है ना। थोड़ा सा ना उन्होंने मेरा मोरल डाउन कर दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे बोल रहा है वो एजेंट, या तो मिसगाइड कर रहा है। मैंने कहा मिसलीडिंग। अरुण जी। जी सर। अरुण जी प्रकट हो, क्यों छुपे हुए भाई? आशुतोष जी। हाँ हाँ बिल्कुल है सर। इनकी मनीष जी की जो मिस सेलिंग समझ में आई थोड़ी बहुत आप लोगों को? हाँ मेरे को समझ में आई। वो एजेंट चाह रहा होगा कि इनका काम ना हो, और बंदे ने 3-4 महीने से मतलब 6 महीने या साल भर से लैप्स हो गई ये पॉलिसी, रिवाइव करवाने की कोशिश कर रहा होगा। रिवाइव के लिए तो सर पैसे ही नहीं है ना, रिवाइव के लिए पैसे ही नहीं है उसके पास कि वो इतना अमाउंट भर सके, इसलिए वो नई पॉलिसी देना चाहता है। मिस सेलिंग के बहुत सारे तरीके और प्रकार हैं अरुण जी। कुछ मिस सेलिंग के आप भी शिकार हुए थे, तो हम लोग लाने ये सब मिस सेलिंग के अलग अलग हथकंडे हैं, अलग अलग तरीके हैं। इससे हम लोगों को बचना है और खुद को बचाना भी है। जी सर। जी। और एक सर मेरे एक क्लाइंट है जिनको रिवाइव कराना है, बट अमाउंट ज्यादा हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये इंस्टॉलमेंट पे पे किया जा सकता है? किया जा सकता है। आप ब्रांच को विजिट करवाएं, आपके अपने क्लाइंट हैं। जी सर। हाँ, ब्रांच को विजिट करें। ब्रांच के वो आसानी से इंस्टॉलमेंट रिवाइवल का ऑप्शन नहीं देगा, तो उसको लोन कम रिवाइवल करा दो। वो कैसे, मतलब समझा नहीं सर मैं। मान लेते हैं आज के दिन में वो पॉलिसी चलती होती तो उस पॉलिसी के ऊपर 80,000 रुपया लोन मिलता। ठीक है, तो लोन कम रिवाइवल। देखिए, रिवाइवल मुख्य रूप से 4 तरह से होता है दोस्तों, 4 तरह के रिवाइवल। सबसे पहला रिवाइवल होता है ऑर्डिनरी रिवाइवल। आप ब्रांच में जाओ, ऑर्डिनरी रिवाइवल का कोटेशन निकालो, प्रीमियम भरो, जमा करो, हो गया। दूसरा होता है लोन कम रिवाइवल। LIC की पॉलिसी से लोन ले लो, LIC के पॉलिसी से अपना पॉलिसी बॉन्ड गिरवी रख दो, लोन ले लो और लोन लेके रिवाइव कर दो। तीसरा होता है दोस्तों SB कम रिवाइवल। अगर कोई मनी बैक पॉलिसी है तो उसमें SB का प्रीमियम एडजस्ट करके रिवाइव करा जा सकता है। चौथा है दोस्तों ऑर्डिनरी रिवाइवल, लोन कम रिवाइवल, SB कम रिवाइवल, और चौथा है इंस्टॉलमेंट कम रिवाइवल। इंस्टॉलमेंट कम रिवाइवल कि आप इस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट बना दो। पांचवा और छठा है DOC चेंज कम रिवाइवल। DOC चेंज कम रिवाइवल कि आपकी पॉलिसी 18 मार्च 2016 के शुरू हुई थी और 2 साल आपने नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारा पॉलिसी 18 मार्च 2016 की जगह 18 मार्च 2020 कर दीजिए। हमारी जो मेच्योरिटी आनी थी ना 40 में, वो 42 में आ जाएगी, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो। सुना है कभी? अच्छा नहीं सर, क्लास लो, पॉइंट को नोट करो। आप लोगों में से किसी ने SSS नहीं बोला, किसी ने MWP के ऊपर बात नहीं किया, किसी ने HUF के ऊपर बात नहीं किया। दोस्तों माल लीडर है सर। मैंने ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं HUF। इस पे मैं सेशन चाहता हूँ आपसे ना, ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, ये सारे ऑप्शन मैंने लिख लिए हैं। लिखे हैं, ठीक है सर। अच्छा, और मैं आपसे सेशन लेना चाहता हूँ।
तो सर मैं इनकी प्लान के लिए क्या करूं कि मैं लोन कम इंस्टॉलमेंट लोन कम रहेगा, इंस्टॉलमेंट लोन कम रहेगा। इसमें ये बेनिफिट होगा कि वो जो लोन एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉलिसी थी उन्होंने मुश्किल से 1.5 साल ही भरी होगी एंड 2 ईयर नहीं पूरे, तो लोन तो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे एलिजिबल हो गए होंगे। 2 साल हो गई है। नहीं सर 2 साल से कम का है ना, इसलिए एक बार रियावल कोटेशन निकलवा के देखिए, अभी 6 तारीख तक, कल की डेट तक कुछ इसमें रियावल चल रहा है। निकलवा लिया सर, कोटेशन तो निकलवा लिया मैंने। उसमें क्या आता है? कोटेशन में तो अभी अमाउंट अमाउंट दे दिया और एक चेक कर लीजिए, अगर लोन कम 2 साल हो जाता है, अभी रुक जाइए, फिर कुछ दिन के बाद में करा लीजिएगा, 2 साल होने के बाद में करा दीजिएगा, लोन का रिवाल दे देंगे। अच्छा 2 साल कंप्लीट होने दूं उसको मैं? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे 2 साल तो हो गए होंगे क्योंकि उसने 1.5 साल भरी थी और काफी साल भरी नहीं। आप लोन कम रिवाल निकलवाइए ब्रांच से, आपको मालूम हो जाएगा। अरुण जी, ठीक, 2 क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से उम्मीद करता हूँ, अभी फटाफट 2 क्वेश्चन अरुण जी की तरफ से। सर ये पुरानी पॉलिसी के बारे में डिटेल देना कंपलसरी है क्या? बहुत अच्छी बात। ऐसा है अरुण जी, अगर कोई 2 साल से ज्यादा पुरानी पॉलिसी है तो देना नितांत आवश्यक तो नहीं है। अगर 2 साल से कम की पॉलिसी है तो देना बनता है, क्योंकि पॉलिसी देने से HUF कैलकुलेट होता है। HUF का मतलब है HUF में गलत वर्ड बोल दिया, उसमें टासा कैलकुलेट होता है, टोटल रिस्क कवर कैलकुलेट होता है। तो अगर 2 साल के कम की पॉलिसी है तो आपको देनी चाहिए। बगर अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप ये भी बोल के नहीं दे सकते हो कि हमको कस्टमर ने बताया नहीं, तो ऐसा करके आप निकाला जा सकता है केस को। दूसरा क्वेश्चन अरुण जी। तो इसमें अगर मान लो हमने मेंशन नहीं किया और कस्टमर की थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कोई होगी सर? प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ठीक है सर। अरुण जी, इतने स्मार्ट कैसे लग रहे हो? सेविंग अभी कर रहे हो? क्या सर? सेविंग अभी कराया आपने? सुबह ही करा था सर, वो गुड़गांव जाना था इसलिए। अच्छा, तो जिसे सेविंग कराया उसकी पॉलिसी आपने नहीं कराया, तो आपने कितना बड़ा पाप किया है बताओ। नहीं सर, उसको विजिटिंग कार्ड जो अपना आपने दिया था वो दे के आया हूँ और उसको बोल के भी आया हूँ कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं आपको वो बोला कि आज मेरे को टाइम नहीं, मैं संडे को मिलूंगा। हाँ, तो मेरे को भी थोड़ा जल्दी थी, तो संडे को मैं जो बोल रहा था उससे मीटिंग 200 रुपए डेली की पॉलिसी करके आने का है। उसको बोलो 200 रुपया डेली का तो पॉलिसी कर, 50 रुपया 100 रुपया डेली का पेशेंट तेरे को मैं देने वाला हूँ, कस्टमर मैं देने वाला हूँ। और अपने जितने भी दोस्त मित्र बोला इसी से बाल कटवाने का, तब तक जब तक उसका साल भर जमा नहीं हो जाता। साल भर के बाद में बाल भी नहीं कटवाने का, बाल रखेंगे हम, कटवाएंगे नहीं। फिर दूसरे नाई से बात करेंगे, फिर उसके यहाँ बाल कटवाएंगे, उसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर उसके यहाँ लेंगे। दूध वाले के साथ में क्या करते हो आप? ठीक है सर। आशुतोष बाबू कुछ ज्यादा ही समझ गए, क्या समझे बताइए? नहीं ठीक है, बिल्कुल पॉलिसी ठीक है। दोस्तों, आशुतोष बाबू की मास्टर प्लान को आप लोग चाहते हैं कि सुने, इनकी क्या प्लानिंग है 2021 की? जी बिल्कुल सुनेंगे सर। तो ऐसे नहीं मानते, ऐसे नहीं बोलते हैं, आपको इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अरुण जी सर। आप 1 साल का क्या टारगेट रखे हो 2021 का पॉलिसी का? सर किस डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हो? मेरे तो LIC बहुत की सारे नई टारगेट पॉलिसी हैं। करने का 1 साल का क्या टारगेट रखा है आपने? LIC की पॉलिसी करने का 1 साल का टारगेट सर, ये पहला 1 महीना होने के बाद बता दूंगा मैं कितनी कर सकता हूँ। 1 महीना का बता दो भाई, अभी 1 महीने का बता दे मेरे उस्ताद। सर अब मई में बैच शेड्यूल हो जाएगा ना, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए बोल नहीं सकता मैं। भाई साहब, मैं मार्च की बात पूछ रहा हूँ आपसे, मार्च 2021 का पूछ रहा हूँ, बताओ ना। अकेले मार्च की क्या? हाँ, अकेले मार्च की जी। अकेले मार्च की 50 के लगभग तो कम से कम कर ही दूंगा 50 सर। के लगभग अकेले मार्च में कर रहे हैं भाई साहब। अरुण जी, आशुतोष बाबू, तालियां होनी चाहिए। कोई ताली नहीं होनी चाहिए, कोई ताली तुली नहीं होनी चाहिए। 1000 सामने खड़ा करने वाला ऊपर है। आप डिक्लेयर करो भैया अपना फिगर। सर 1 महीने में ये 50 पॉलिसी दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ ना। भाई साहब, कोई काम नहीं है, ये विश्व विजेता आदमी है, इनसे तो 5 लाख पॉलिसी होनी चाहिए। आप बताओ मनीष जी, अपना फिगर बताओ।
तो लगभग तो मेरा भी 50 के बराबर ही था, लेकिन कोशिश पूरी है कि 50 से ज्यादा होगा। आप लोगों के हाथ में कालिक है तो मेरे सर पे लाके पोत दो। सर अभी मैम कुछ मैंने सोचा हुआ है, और उसमें हो सकता है 1 दिन में ही या 2 दिन में ही आ जाए 50, क्योंकि वो काम मैं करने वाला हूँ। अरुण जी, अभी डिस्क्लोज अरुण जी और मनीष जी, आशुतोष जी, अरुण जी, अरुण भैया, अरुण जी सर। अरुण जी अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे तरफ रखें। अरुण जी, मनीष जी ने 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक 1000 प्लस पॉलिसी का टारगेट रखा है। इसका जी, मतलब बिल्कुल। क्या होता है हिंदी में समझ लेते हैं। आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचे हैं 10 महीने, और 10 महीने जी पॉलिसी सर। करनी है आपको 1200। तो हिंदी में मतलब होता है 120 पॉलिसी, होगा है सर ना तो हमारा तो होगी। अरुण जी? वो भालू वाला आया होगा जो खत्म अरुण जी, अरुण जी आप तो मैदान छोड़ के ही चल दिए। फोन गिर गया था उनका। हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है, बच्चे आ गए थे शायद। हम्म। अरुण भाई, आशुतोष बाबू, हाँ जी सर। 120 पॉलिसी तो इनका मिनिमम बनता है महीने का, बनता है वो तो ना? बनता है। और ये बनता 50 है, पॉलिसी बोल के सोचते हैं कि ताली बजवा लें। सर थोड़ा मैं बताया ना कि रिक्शा इस थोड़ी महीने चलाते मेरी हैं। कंपनी ने भी टारगेट दे दिया। रिक्शा वाले हैं। सर आज वाला वो काम मेरा हो गया था क्या, म्यूचुअल फंड वाला? हाँ, आज आपका स्टाम्प लग के तैयार हो गया है जी। सबमिट नहीं हुआ? हाँ, चला गया है, कुछ पेपर तो चला गया, आज तो सुबह से चला गया। अच्छा। स्टाम्प तो आपने कल ही दे दिया था जी। और वो पेपर देखा था सर आपने, स्टेटमेंट वाला? हाँ देखा है, उसमें तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट इधर उधर का है, वो कर लेंगे बात अभी आशुतोष बाबू। अरुण जी लाइन पे आ रहे हो ओके। क्या? नहीं, अरुण जी तो एग्जिट मार लिए सर। विजिट मार लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इनकी 1000 प्लस पॉलिसी होनी है। 1000 प्लस पॉलिसी मनीष जी की होनी है तो 120 पॉलिसी पर मंथ की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी बनती है कि नहीं बनती है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी 31 मार्च तक का पहला टारगेट आप बताएंगे, और 31 दिसंबर 2021 का दूसरा टारगेट फाइनल बता देंगे। पहले तो मैं 31 मार्च तक का बताता हूँ। मैं अपनी 50 पॉलिसी पूरा करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर टारगेट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। मनीष जी, आशुतोष जी ने पंपलेट छपाया हुआ है। आशुतोष जी ने पंपलेट छपाया हुआ, लगभग 40,000 पंपलेट छपाया हुआ है, और लगभग 10,000 लोगों से इनकी बातचीत होनी संभावित है इन सालों में। और जहां पे ये पर डे की पॉलिसी के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर और शॉप टू शॉप पॉलिसी की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पे इनकी पॉलिसी की संख्या 3000 से ऊपर होगी 1 सालों में। जी बिल्कुल। ऐसी प्लानिंग लेके चलने का, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का एक कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। थैंक यू, गुड नाइट। और मंडे को हम लोग कार्यक्रम पे मिलेंगे। मंडे का एक सब्जेक्ट रहेगा फॉर्म नंबर 360। ओके। फॉर्म नंबर 360। उसके बाद में हम लोग फॉर्म रखेंगे ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उसके बाद में फॉर्म नंबर 680। तो अभी हम लोग फॉर्म के ऊपर चलेंगे। फॉर्म हम लोग का ब्रेड एंड बटर है। फॉर्म को हम लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं है। तो फॉर्म के बारे में जानकारी होना जरूरी है। साथ में हम लोग अपना सेलिंग टिप्स और मार्केटिंग की बात साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के संध्या में आप लोगों को जुड़ने के लिए। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे, आपके महान योगदान और महान समय देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। ओके, नमस्कार। नमस्कार।